नमस्कार साथियों, कामराज शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राजकमल बिश्नोई। कल हमने सर्वनाम टॉपिक पढ़ा और उसके 2 वेद पढ़े। आज उसको आगे पढ़ते हैं। कल जब हमने वीडियो ख़त्म किया तब हमारी बात चल रही थी वह सर्वनाम पर। टॉपिक आपके चल रहा था सर्वनाम। अब वह सर्वनाम दोनों जगह चलता है। अन्य पुरुष में भी वह सर्वनाम का प्रयोग होता है और निश्चयवाचक में भी वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। अंतर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। वह सर्वनाम अगर इसका प्रयोग केवल चर्चा में हो रहा है और जिसकी बात की जा रही है वो संज्ञा अनुपस्थित है तो ये वह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक माना जाएगा। लेकिन अगर वह सर्वनाम संकेत करके संज्ञा का बोध कराएगा तो ये माना जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे ज़रूरी बात, कंपटीशन में आपके सामने सर्वनाम में यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि वह सर्वनाम का प्रयोग, कोई भी एक उदाहरण दे दिया जाता है और ऑप्शन में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और निश्चयवाचक भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी आदमी की बात हो रही है, किसी भी संज्ञा की बात हो रही है, वो पास में उपस्थित नहीं है, केवल उसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो ये जाएगा अन्य पुरुष में, और अगर संकेत करके बताया जाए तो ये जाएगा निश्चयवाचक में। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ लिखा कि धोनी खिलाड़ी है, वह अच्छा खेलता है। धोनी खिलाड़ी है, वह अच्छा खेलता है। तो यहाँ वह सर्वनाम का प्रयोग केवल चर्चा में हुआ, यानी कि यहाँ पर हम वह सर्वनाम का प्रयोग केवल चर्चा में कर रहे हैं। आप और मैं मिलकर धोनी की बात कर रहे हैं, वो धोनी हमारे पास में उपस्थित नहीं है, हम उसकी केवल चर्चा कर रहे हैं। और जहाँ पर भी वह सर्वनाम का प्रयोग केवल चर्चा में आएगा वहाँ पर ये माना जाएगा अन्य पुरुषवाचक। लेकिन अगर हम लिख दें कि उसका नाम महेंद्र है, वह खेल रहा है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम माना जाएगा निश्चयवाचक। सबसे महत्वपूर्ण बात सर्वनाम में और सबसे बारीक अंतर, सबसे ज़्यादा बार प्रश्न यहाँ से आते हैं, वह सर्वनाम। कल हमने सर्वनाम के 2 वेद पढ़े थे। सर्वनाम का एक वेद कल हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कल हमने 3 वेद पढ़े। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और दोनों मिलकर जिसकी बात करे वो अन्य पुरुष। उसके बाद आपने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक यह और दूसरा वह। तो यहाँ तक हमने बात की थी। वह सर्वनाम का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि अन्य पुरुषवाचक में भी होता है, निश्चयवाचक में भी होता है। अंतर आप कैसे करेंगे, जब भी पेपर में आपके सामने कोई उदाहरण आएगा आप एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर संकेत किया जाए तो वह सर्वनाम निश्चयवाचक माना जाएगा, और अगर वह सर्वनाम केवल चर्चा में आए तो अन्य पुरुषवाचक माना जाएगा। लिखते रहिए साथ साथ, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम अगला वेद शुरू करते हैं। चलिए, सर्वनाम के कुल वेद होते हैं 6 और कल हमने 2 वेदों पर चर्चा की। सर्वनाम के वेद होते हैं 6। कल हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा और एक पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए,
सर्वनाम का तीसरा भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हालांकि कंपटीशन में कभी परिभाषा में से प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान में रखिए कि ये सर्वनाम अनिश्चित संज्ञा का ज्ञान कराते हैं। ये सर्वनाम अनिश्चित संज्ञा का ज्ञान कराते हैं। अनिश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित बताया कि वह कुर्सी काली है, वह लड़का पीली कमीज में है, वह पंखा सफ़ेद है। लेकिन अगर अंदाजे के तौर पे अनिश्चित ज्ञान करवाया जाएगा, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से दो हैं, एक कोई और दूसरा कुछ। परीक्षा में हर परीक्षा में एक ही उदाहरण आता है कि बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। हमें सर्वनाम का प्रश्न हल करते समय केवल वाक्य तक सीमित रहना है, और यहाँ इस वाक्य में इस बात का पता नहीं चल रहा है कि बाहर कौन आया है, अनिश्चित है, बाहर कोई आया है। तो पूरे वाक्य के अंदर सर्वनाम का भेद माना जाएगा अनिश्चयवाचक। इसके अलावा कई बार वाक्य में ऐसे भी लिख दिया जाता है कि किसी ने कहा था, किसी ने कहा था। तो वाक्य से इस बात का पता नहीं चल रहा है कि किसने कहा था, अनिश्चित है। और जब तक वाक्य में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी, वहाँ पर सर्वनाम का भेद अनिश्चयवाचक माना जाएगा। या ये लिख देता है कि दाल में कुछ गिरा है, दाल में कुछ गिरा है। तो वाक्य से हमें इस बात का पता नहीं चल रहा है कि दाल में क्या गिरा है। तो यहाँ पर इन तीनों ही उदाहरण में या इनके जैसे किसी और उदाहरण में जब आपसे सर्वनाम पूछा जाएगा, तो ये सर्वनाम माना जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया गया था कि सजीव के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है और निर्जीव के लिए किस अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, सजीव के लिए कोई तथा निर्जीव के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण सेकंड ग्रेड ने ये भी दिया था कि नदी में कोई तैर रहा है, नदी में कोई तैर रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है सजीव संज्ञा की। और अगर ये लिख दे कि नदी में कुछ तैर रहा है, नदी में कुछ तैर रहा है, तो ये बात कर रहा है निर्जीव संज्ञा की। छोटा सा भेद है, छोटा सा ही टॉपिक है सर्वनाम का। आज हमने तीसरा भेद शुरू किया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आप सीधा सा ध्यान में रखेंगे, ये अनिश्चित संज्ञा का ज्ञान कराएंगे। मूल अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो हैं, कोई और कुछ। वाक्य से जब निश्चित बात का पता न चले, अनिश्चितता की स्थिति रहे, वहाँ आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। और एक बात ध्यान में रखेंगे, सजीव के लिए कोई तथा निर्जीव के लिए कुछ शब्द का प्रयोग होता है सर्वनाम का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चौथा भेद पढ़ते हैं। चलिए, सर्वनाम का चौथा भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। और आसान शब्दों में आप इसकी परिभाषा ध्यान में रखेंगे कि ये सर्वनाम वाक्य में दो पदों का आपस में संबंध बताते हैं। ये सर्वनाम वाक्य में दो पदों का आपस में संबंध बताते हैं। मूल संबंधवाचक सर्वनाम दो हैं, एक जो, दूसरा सो। संबंधवाचक सर्वनाम दो हैं, एक जो और सो। हमने यहाँ पर वाक्य लिख दिया, दो शब्द लिख दिए, करेगा, भरेगा। अब इन दोनों का संबंध बताने के लिए हमें युग्म रूप यानी जोड़े के रूप में दो सर्वनाम लगाने पड़ेंगे। हमने लगाया जो सो, तो जो करेगा सो भरेगा। युग्म रूप जोड़े में, संबंधवाचक सर्वनाम हमेशा जोड़े में आते हैं, युग्म रूप में आते हैं, इकट्ठे एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं आते। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं कि करनी और भरनी का संबंध बताइए, तो आप यहाँ पर इसका रूप बदल कर लिख सकते हैं
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मूल संबंधवाचक सर्वनाम तो दो हैं, जो और सो, लेकिन वाक्य के अंदर किसी भी वाक्य में अगर कोई युग्म संयोजक पाया गया है, युग्म यानी जोड़े के रूप में कोई भी सर्वनाम आया है, तो वो सर्वनाम के संबंधवाचक भेद में ही माने जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया लाठी और भैंस। अब इन दोनों का आपस में संबंध बताया है जिसकी और उसकी ने, तो ये जिसकी और उसकी शब्द भी संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। हमने लिखा खाओ पचे, अब इन दोनों का संबंध बताया है उतना जितना सर्वनाम ने। तो दोबारा ध्यान दीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम छोटा सा भेद है, इसका काम होता है किसी भी वाक्य में दो पदों का आपस में संबंध बताना। मूल संबंधवाचक सर्वनाम दो हैं, जो सो, लेकिन इसके अलावा जो सो, जब तब, जितना उतना, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जिसका उसका, कोई भी ऐसे युग्म संयोजक जोड़े में दो शब्द आ जाए तो आप उन सभी उदाहरणों को संबंधवाचक सर्वनाम भेद में ही रखेंगे। इसे भी उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अगला भेद शुरू करते हैं। चलिए, सर्वनाम का पांचवा भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आसान शब्दों में अगर इसकी परिभाषा देखें तो ये सर्वनाम वाक्य में प्रश्न निर्माण का कार्य करते हैं। ये सर्वनाम वाक्य में प्रश्न निर्माण का कार्य करते हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो किस सर्वनाम की सहायता से बनाए जाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। मूल प्रश्नवाचक सर्वनाम तो दो हैं, एक कौन और क्या। मूल प्रश्नवाचक सर्वनाम दो हैं, एक कौन और एक क्या, लेकिन प्रत्येक वो उदाहरण, प्रत्येक वो वाक्य और प्रत्येक वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो वो पूरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य माना जाता है। और हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण केवल प्रश्नवाचक सर्वनाम करते हैं। प्री बीएड में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी व्याकरण में से यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम निकाल दिए जाए तो किस प्रकार के वाक्यों का निर्माण नहीं हो सकता। हिंदी व्याकरण में से यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम निकाल दिए जाएं तो आप ध्यान देंगे कि प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण नहीं हो सकता। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, वो सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही बनते हैं। मूल प्रश्नवाचक सर्वनाम तो दो ही हैं, लेकिन इनके अलावा सभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगे वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण माने जाएंगे। सीधा उदाहरण हर बार परीक्षा में देता है कि बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो ये पूरा उदाहरण और कौन सर्वनाम प्रश्नवाचक में जाएगा। एक उदाहरण इसने लिख दिया कि कवियों को किसने आमंत्रित किया, कवियों को किसने आमंत्रित किया, तो यहाँ भी प्रश्न का निर्माण हुआ है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो ये उदाहरण भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का माना जाएगा। उदाहरण दे देता है, दूध में क्या गिरा है, दूध में क्या गिरा है, तो ये उदाहरण भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का माना जाएगा। हिंदी में मूल प्रश्नवाचक सर्वनाम दो हैं, कौन क्या, लेकिन कौन क्या कहाँ कब कैसे क्यों, ये 6 ककार ऐसे होते हैं हिंदी में जिनसे सभी प्रकार के वाक्य बनते हैं। और अगर किसी भी वाक्य में इन 6 ककारों में से
कोई भी सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और वाक्य बनाया गया है तो वो सर्वनाम माना जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी अपने आप में एक छोटा सा भेद है, जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रश्न का निर्माण का कार्य करते हैं और सभी प्रश्नवाचक वाक्य सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम मूल दो होते हैं, कौन और क्या। साथ साथ नोट करते रहिए, लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आसान सरल भाषा में हम बिल्कुल सार गर्भित मैटर पढ़ने जा रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि आप कोई नोट्स किताब पढ़ रहे हैं, उसके अंदर मैटर ज़्यादा दिया है, थोड़ा कचरा दिया है, कईयों में बहुत कम दिया है। ये जो आप बिंदु पढ़ रहे हैं ये आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा तक सभी में उपयोगी मैटर रहेगा। इतना पढ़ने से ही आपका जो है परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन रहता है। सर्वनाम का छठा भेद, सर्वनाम का छठा भेद आप पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निजवाचक सर्वनाम की सामान्य परिभाषा कि इन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। जैसे आप, अपने आप, स्वतः, खुद, निजी आदि। निजवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी और सबसे पहली पहचान होती है ये कुछ सहायक शब्द जो कि किसी भी वाक्य में यदि प्रयोग कर लिए जाएं, खास तौर से मैं कहूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ, पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ अगर इन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए तो वो सर्वनाम का छठा भेद कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण लिख दिया कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ये वाक्य में सर्वनाम माना जाएगा निजवाचक। लेकिन अगर ये सीधा लिखता है कि मैं चला जाऊंगा, सीधा उदाहरण लिखता है मैं चला जाऊंगा, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा उत्तम पुरुष। सीधा लिख दिया मैं चला जाऊंगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुष। लेकिन अगर इसने अपने आप या इनमें से कोई भी शब्द जोड़ दिया तो ये निजवाचक सर्वनाम का भेद है। कई बार लिख लेता है कि वह खुद पढ़ लेगा, वह खुद पढ़ लेगा, खुद शब्द जुड़ गया, निजवाचक माना जाएगा। और अगर ये लिख दे कि वह पढ़ लेगा, सीधा लिखे वह पढ़ लेगा, तो ये अपने आप में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक उदाहरण इसने लिख दिया, यह मेरा निजी मामला है, यह मेरा निजी मामला है, तो यहाँ पर निजी शब्द आ गया, तो ये सर्वनाम का भेद माना जाएगा छठा निजवाचक सर्वनाम। आज हमने सर्वनाम टॉपिक के 6 भेद पूरे किए हैं 2 भागों में, और दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न बनेगा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बताइए। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। फिर सर्वनाम का व्याकरण में प्रमुख कार्य संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना। तीसरा प्रश्न बनेगा कि सर्वनाम मूल सर्वनाम हिंदी में कितने हैं? 11, भेद 6 हैं। मैं, तुम, आप ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। और कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनके अलावा अगर ये उदाहरण किसी भी वाक्य में आपको ये शब्द दिखें, वो निजवाचक सर्वनाम का भेद माना जाएगा। अगले भाग में, वीडियो के अगले भाग में हम सर्वनाम के विकारी रूप पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।